अचानक इमारत का मुख्य दरवाजा खुला और बर्फ की तरह सफेद एकदम मखमली चेहरे वाली एक लड़की बाहर की तरफ भागी। उसके खूबसूरत लंबे बाल ऊंची चोटी में कड़क बंधे हुए थे। दौड़ते दौड़ते वो सीढ़ियों और रास्तों पर ऐसे उछल कूद कर रही थी जैसे बंदरिया को नया नया जूस मिल गया हो। उसकी चमकती भौहें और आंखें चीख चीख कर बता रही थीं कि लड़की अक्ल की पूरी दुकान है। दूर से ही जैसे ही उसने मुझे ताड़ा, उसकी बाँछें खिल गईं। उसने हवा में दोनों हाथ ऐसे लहराए जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी रोक रहे हों और चिल्लाई, भैया। पर अगले ही पल उसकी चंचल नजरें मेरे बगल में खड़ी कड़क सुंदरी पर पड़ी और उसके कदम वहीं जाम हो गए। मेरी बगल में खड़ी थी अपनी क्रश यानी कॉलेज की सबसे कड़क लौंडिया ल्यू रुयान। रुयान चेहरे पर मिठास लिए दौड़ती हुई आई और उन्होंने मेरा हाथ बड़े हक से थाम लिया। जान, तुम मुझे लेने आए हो? मैंने प्यार से उनके मासूम सिर पर थपथपाया। जी हाँ मेरी रानी, वैसे मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी इस चुलबुली आफत से करवा देता हूँ। सिसी, ये तुम्हारी भाभी हैं ल्यू रुयान। सिसी के चेहरे पर तुरंत 32 के 32 दांत चमक उठे। नमस्कार भाभी जी, मैं झाओ हाओ की छोटी बहन झाओ सिसी। रुयान ने भी शराफत की मिसाल पेश करते हुए कहा, हेलो सिसी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। पर सिसी ने तुरंत अपनी आंखें छोटी की और रुयान को सर से पैर तक ऐसे घूरा जैसे सीबीआई की रेड पड़ी हो। उसके दिमाग में पक्का यही खिचड़ी पक रही थी कि इस मेरे बुद्धू और ढोर भाई ने आखिर इतनी परी जैसी भाभी को अपने जाल में फंसा कैसे लिया? कौन सी तांत्रिक विद्या फूंक दी भाई ने? मैंने उसके दिमाग का फ्यूज उड़ाते हुए उसे खींचकर गले लगा लिया। अबे ओ ढगन, इतना क्या दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है? मैंने तुरंत बात पलटी। चल अब ज्यादा ज्ञान मत झाड़, जल्दी से हॉस्टल भाग और अपना सारा बोरिया बिस्तर घसीट कर बाहर निकाल। सिसी ने तुरंत अपना सिर दोनों हाथों से ढक लिया और रोनी सूरत बनाकर ड्रामेबाजी शुरू की। अरे भैया, तुम जरा मेरे साथ चलकर सामान उठाने में मेरी मदद नहीं कराओगे क्या? मैंने अपना माथा ठोक लिया। अबे अक्ल की पैदल, तुम्हारे लड़कियों के चिड़ियाघर हॉस्टल में अंदर जाना मेरे लिए कितना असुविधाजनक और रिस्की है, तुझे अंदाजा भी है? वार्डन सीधे लठ लेकर पीछे पड़ जाएगी। मैं अभी 2 मिनट में कार नीचे पार करता हूँ, तू सामान उठाकर खुद नीचे ला। रुयान का दिल पिघल गया। सिसी चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ सामान उठाने में। ओहो, अरे नहीं नहीं भाभी। सिसी तो घबराकर ऐसे हाथ पैर मारने लगी जैसे पानी में गिर गई हो। आप इस प्रेगनेंसी की हालत में बिल्कुल भी वजन नहीं उठाएंगी। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने प्रेग्नेंट भाभी से कुल्ली का काम करवाया है तो वो मुझे चपल मार मार कर मेरी चटनी बना देंगी। सिसी ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर मना किया। मैंने भी रुयान को रोकते हुए तुरंत कहा, हाँ रुयान, तुम रहने दो। वैसे भी स्कूल अब सबको छुट्टियों पर भगाने वाला है। हॉस्टल का गलियारा भूखे भेड़ियों की तरह लोगों से ठसाठस भरा पड़ा है। ऐसे धक्का-मुक्की में अगर कोई गलती से भी तुमसे टकरा गया तो अनर्थ हो जाएगा। भाई की डांट सुनते ही सिसी एक छोटे से डरे हुए खरगोश की तरह मुड़ी और सरपट हॉस्टल की इमारत की तरफ दौड़ लगा दी। रुयान उसकी भागती हुई पीठ को देखती रही और उनके चेहरे पर एक बहुत ही पावन मुस्कान तैर गई। सिसी कितनी प्यारी है ना, कितनी चंचल, नटखट और हंसमुख बची है। हाँ, आफत की पुड़िया है बिल्कुल। खैर चलो वापस कार में बैठते हैं। हम दोनों टहलते हुए वापस आए। अपनी नई नवेली Xiaomi MIS 7 का इंजन चालू किया और गाड़ी को घुमाकर सीधे सिसी के हॉस्टल की बिल्डिंग के ठीक नीचे ले जाकर ब्रेक मारा। पूरे आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद मैडम सिसी एक विशाल गाय और भारी भरकम सूटकेस को घसीटी हुई कछुए की चाल से आती दिखाई दी। बेचारी का दम निकल रहा था, पर मजेदार बात तो यह थी कि पीठ पर एक छोटा सा पिट्ठू बैग टांगे वो बड़े आराम से दूसरे हाथ से ठंडे जूस की चुस्की भी ले रही थी। वो सड़क के किनारे खड़ी होकर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी। जाहिर सी बात थी कि वो हमारी इस ब्रांड न्यू कार को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैंने तुरंत अंदर से जोर से पी पी हॉर्न बजाया। आवाज सुनते ही सिसी ने मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी नजर बिल्कुल नई चमचमाती Xiaomi MIS 7 पर पड़ी और अंदर मुझे बैठा देखा, उसकी आंखें तो खुशी से 440 वोल्ट के बल्ब की तरह चमक उठी। मैं तुरंत कार से बाहर निकला और उसके हाथ से वो भारी सूटकेस छीनकर डिग्गी में ठूंसने लगा। सिसी तो हॉस्टल का सामान भूलकर किसी पागल की तरह कार के चारों तरफ चक्कर काटने लगी। वो उत्तेजित होकर चीखी, ओ तेरी की भैया, तुमने यह नई चमचमाती कार कब उठाई? वाह भाई, ये तो एकदम कड़क गाड़ी है। जब मैं सामान को डिग्गी में सेट कर रहा था, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अबे थोड़ा ब्रेक लेगी, शांत होगी तू? और सुनो मैडम, तुम्हारे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस का डेट भी नहीं है, इसलिए इस गाड़ी को चलाने का सपना भी मत देखना। चुपचाप कार में बैठो और शांति से पीछे पड़ी रहो। सिसी का मुंह तो 12 बजे की तरह उतर गया। वो अनिच्छा से मुंह फुलाकर पीछे की सीट पर जा बैठी और बड़े ही दयनीय भाव से गाड़ी के इंटीरियर को ऐसे ताकने लगी जैसे कोई भूखा बच्चा मिठाई की दुकान को देखता है। उसकी यह हालत देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चल सुन, जैसे ही तेरा हाई स्कूल पूरा होगा और तुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, मैं तुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू कार खरीद कर दूंगा। ओके सच्ची भैया, प्रॉमिस। सिसी का उतरा हुआ चेहरा झटके से खिल उठा। फिर उसने अपनी आंखें छोटी की और बोली, पर भैया तुम मुझसे वादा निभाओगे का? तुम तो हर साल मेरे नए साल का सारा शगुन का पैसा धोखे से हड़प लेते हो। सिसी ने बड़ी शरारत से मुझे आंख मारी। अरे अरे भैया, उसे तो तुम प्यार से अस्थायी रूप से उधार लेना कहते हो ना। मैंने अपनी चोरी पकड़े जाने पर बेशर्मी से हंसकर सफाई देने की कोशिश की। हमारी यह भाई बहन की खड़ी मीठी नौटंकी देकर बगल में बैठी ल्यू रुयान मन ही मन खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। ठीक है भाई, अब इस उधारी पर तगड़ा ब्याज लगेगा और जैसे ही मुझे मेरा लाइसेंस मिलेगा तुम्हें मुझे एक कड़ा कार खरीद कर देनी ही पड़ेगी। सिसी ने छोटे बच्चों की तरह नखरे दिखाते हुए शर्त रखी। तभी रुयान ने अपनी बगल से एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ सेबों का स्पेशल गिफ्ट पैक निकाला और पीछे सिसी की तरफ बढ़ा दिया। सिसी, यह तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा शुभकामना संदेश और प्यार है।
ओहो भाभी जी, आप तो साक्षात मेरी उद्धार करता हैं। इस जालिम भाई के चंगुल से आपने ही मुझे बचाया है। सिसी ने उतावली होकर गिफ्ट पैक खोला। अंदर नया चमचमाता स्मार्टफोन, लैपटॉप, अकाई गैजेट्स और ईयरफोन देकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तुरंत गाड़ी का स्मार्ट ऑटो ड्राइविंग मोड एक्टिवेट किया और रियर व्यू मिरर से उसे घूरते हुए चेतावनी दी, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। यह सारे खिलौने सिर्फ छुट्टियों के दौरान खेलने के लिए हैं। इनमें से एक भी चीज स्कूल की सीमा के अंदर नहीं जानी चाहिए। क्यों भैया, ऐसा अत्याचार क्यों? सिसी ने असंतोष से अपना मुंह पूरी तरह फुला लिया। मेरे मार्क्स हमेशा मेरी क्लास के टॉप 10 में आते हैं, आपको पता है ना। बात तो खैर उसकी सही थी। इस लड़की ने यूनहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल में वाकई में अपनी पढ़ाई का ढाक जमा रखा था। अगर उसकी यही रफ्तार रही तो जिन्हाई यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन तो पक्का था ही, और क्या पता वो अपने भाई की तरह पूरे स्टेट की टॉपर ही न बन जाए। लेकिन भाई होने के नाते रौब झाड़ना भी तो जरूरी था। मैंने गंभीर होकर कहा, अभी टॉप 10 में होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भविष्य में भी तू वहीं बनी रहेगी। और अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि तू चुके से फोन स्कूल लेकर गई है तो कार का सपना भूल जाना, सीधे साइकिल पर घुमाऊंगा। मेरा लहजा भले ही शांत और सौम्य था, लेकिन उसमें ऐसा दम था कि कोई उससे बहस नहीं कर सकता था। समझ गई बाबा, समझ गई, सिसी ने चिढ़कर मुंह बनाते हुए कहा। फिर अचानक उसकी नजर मेरे हाथों पर पड़ी जो स्टीयरिंग व्हील से हटे हुए थे। वो हैरान होकर बोली, अरे भैया, तुम्हें इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं है क्या? मरवाओगे क्या? कोई जरूरत नहीं है मेरी माँ, इसमें लेटेस्ट इंटेलिजेंट ऑन टू ड्राइविंग फीचर है, गाड़ी अपने आप चलती है। सिसी की आंखें तो और भी ज्यादा उत्साह से चमक उठी। बाप रे, ये तो एकदम जादू जैसा है। हमारी Xiaomi MIS 7 हमारी सोसाइटी की पार्किंग में बड़ी नजाकत से आकर रुक गई। हम तीनों गाड़ियां पार्क करके पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ चले। सच ही कहा गया है, दुनिया में चाहे कहीं भी घूम लो, पर जो सुकून अपने घर में मिलता है उसकी बात ही कुछ और है। घर पहुंचते ही सिसी तो बिना थकावट उतारे सीधे सोफे पर धड़ाम से जा गिरी। लियू रुयान भी थकी हुई सी उसके बगल में बड़े प्यार से बैठ गई। सिसी ने तुरंत पेट पर हाथ फेरा और मेरी तरफ लालची और भूखी नजरों से देखते हुए फरमाइश दागी, भैया आज रात के मेन्यू में मुझे ब्रेस्ट बीफ, एकदम स्पाइसी उबला हुआ कटा हुआ सुअर का मांस, खटी छटपटी सौरक्रॉट फिश और बढ़िया भुने हुए लैम्प चॉप्स चाहिए, जल्दी बनाओ। मैंने उसे घूर कर देखा। अबे ढोर, तू इंसान है या पेटू राक्षस, इतना ठूसेगी? मैंने प्यार से उसके सिर को जोर से सहलाया, मुड़ा और सीधे रसोई की तरफ कदम बढ़ा दिए। भाई, जो मर्द खाना बना सकते हैं कुदरत ने उन्हें बनाया ही इसीलिए है कि वो अपनी घर की औरतों को लाजवाब खाना खिला सकें। उधर लिविंग रूम में सिसी ने अपनी जिज्ञासा से चमकती आंखों से लियू रुयान को देखा। भाभी जी, आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी एकदम हीरोइन जैसी है। आप इस मेरे सीधे साधे और खूसट भाई के चक्कर में कैसे फंस गई? इसने आखिर आपको क्या पटी पढ़ाकर पटाया? रुयान के गोरे गाल शर्म के मारे हल्के से लाल हो गए। वो अपनी नजरें झुकाकर धीरे से बोली, दरअसल हम दोनों पहली बार कॉलेज की लाइब्रेरी में मिले थे और बस वहीं पहली नजर में प्यार हो गया। हाँ, मुझे तो पहले से पता था कि मेरा भाई बड़ा किताबी कीड़ा है। सिसी जोर से हंसी और फिर अपनी छोटी छोटी उंगलियों पर गिनते हुए बोली, लेकिन भाभी, भले ही यह थोड़ा अकड़ू है पर यह खाना बहुत कड़क बनाता है, घर का सारा काम कर लेता है, पढ़ाई में तो टॉपर है ही, और सबसे बड़ी बात यह अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करता है। जैसे जैसे सिसी अपने भाई की तारीफ कर रही थी उसका मासूम चेहरा गर्व और अकड़ से भरता जा रहा था। तभी बाहर का मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। हमारी माताजी घर वापस आ चुकी थीं। सिसी तो चीते की फुर्ती से उठी और जाकर माँ के हाथों से सामान के बैग ले लिए। माँ ने घर में कदम रखते ही पूछा, हाँ मैडम, तेरी फाइनल परीक्षा कैसी रही? अरे माँ, आपको अपनी इस होनहार बेटी के टैलेंट पर शक है क्या? सिसी ने अपनी छाती ठोकर आत्मविश्वास से कहा। उसकी यह रंगबाजी देखकर माँ के दिल को बड़ी राहत मिली। तभी लियू रुयान भी तमीज से आगे बढ़ी और बोली, नमस्ते माँ। माँ ने जब रुयान के मुरझाए और थके हुए चेहरे को देखा तो वे तुरंत चिंतित हो गईं। रुयान बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या इस नालायक झाव हाव ने तुम्हें तंग किया है? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, रुयान ने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया। दरअसल उन्हें दूसरे के घर के अनजान बिस्तर पर सोने की आदत नहीं थी, इसलिए दोपहर में जब सब सो रहे थे तो वे अपने कमरे में एक पल के लिए भी नहीं सो पाई थीं। वे बस चुपचाप लेटी रही थीं ताकि किसी को परेशानी ना हो। ओहो, तू तो बहुत थकी हुई लग रही है बेटा, चल सीधे कमरे में जा और आराम से सो जा। जब खाना बन जाएगा तो हम तुझे उठा देंगे। माँ ने बड़े प्यार से रुयान का हाथ थामा और उन्हें कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। रुयान ने एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह सिर हिलाया, बिस्तर पर लेटी और थकावट के कारण पलक झपकते ही गहरी नींद में सो गई। कितना टाइम हो गया? रुयान ने नींद में डूबते हुए अपनी आंखें खोली और बड़ी नजाकत से एक मीठी सी अंगड़ाई ली। अरे बाप रे जान, सुबह के 8 बज गए। रुयान अचानक झटके से उठी तो उन्होंने देखा कि मैं ठीक उनके बगल में लेटा हुआ हूँ। वो घबरा गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और उनके माथे को चूमते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मेरी जान, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है। रुयान ने भी अपने कोमल हाथ मेरी पीठ पर लपेट लिए। मेरे शरीर की गर्माहट और एहसास से उनके दिल को जो सुरक्षा मिली उससे उनकी तेज धड़कनें शांत हो गई। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? रुयान ने मेरी आंखों में देखकर पूछा। हाँ, घर के बाकी सब लोगों ने कर लिया, पर मैंने खास तौर पर अपनी रानी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बचा कर रखा है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? रुयान ने नकली गुस्सा दिखाते हुए शिकायत की। मैंने प्यार से उनके बिखरे बालों को सहलाया क्योंकि मेरी प्यारी पत्नी इतनी गहरी और मासूम नींद सो रही थी कि मेरा उसे जगाने का दिल ही नहीं किया। चल अब नखरे छोड़ और खाना खा ले, पेट में नन्हे मेहमान
मेहमानों को भी भूख लगी होगी। मैं रुयान का हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल तक ले आया और वार्मिंग कैबिनेट, खाना गर्म रखने वाले ओवन से उनके पसंदीदा व्यंजन बाहर निकाले। वो सचमुच बहुत भूखी थी। उन्होंने छोटे छोटे प्यारे निवाले लेकर खाना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर उन्हें बड़े प्यार से देखता रहा। माता पिता सुबह की सैर पर बाहर जा चुके थे और सिसी अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गई थी, इसलिए घर में पूरा सन्नाटा और सुकून था। थोड़ी देर में रुयान ने पेट भरकर खाना खाया और उनके मुंह से एक छोटी सी प्यारी सी डकार निकल गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैडम, अब थोड़ा टहलने चला जाए। ठीक है, 2 मिनट सांस ले लो, फिर चलते हैं। मैं रुयान को घर के बाहर बनी एक छोटी सी गैरेज जैसी दुकान के पास ले। रुयान हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। जान, हम टहलने जा रहे थे ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उनकी नजर सामने खड़ी एक बेहद प्यारी गुलाबी रंग की छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर पड़ी। हाँ जान, हम समुद्र तट पर सैर करने जा रहे हैं। यहाँ से समंदर का किनारा थोड़ा दूर है, पैदल चलकर तुम थक जाओगी, इसलिए आज हम इस रानी सवारी से चलेंगे। जैसे ही रुयान ने सुना कि हम समंदर के किनारे जा रहे हैं, उनकी आंखें खुशी से खिल उठी। मैं मुस्कुराते हुए स्कूटी पर बैठ गया और पीछे से एक गुलाबी रंग का हेलमेट निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए मेरी रानी, कार में सवार हो जाइए। वैसे ये हेलमेट सिसी का है, मैं अक्सर उसे इसी पर घुमाया करता हूँ। रुयान ने वह हेलमेट पहना। उनके लंबे, गोरे और खूबसूरत पैर धीरे धीरे हिले और वो बड़े ही शालीन अंदाज में मेरे ठीक पीछे बैठ गए। उन्होंने अपनी दोनों कोमल बाहों को मेरी कमर के चारों तरफ कसकर लपेट लिया और अपना सिर मेरी पीठ पर टिकाते हुए बोली, जान, मैं बिल्कुल तैयार, चलो। जैसे ही मैंने स्कूटी का एक्सीलेटर घुमाया, ठंडी नमकीन खुशबू ली। समुद्र की तेज हवा हमारे चेहरों से उस ताजगी ने दिल और दिमाग की सारी थकावट एक झटके में मिटा दी। रुयान ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहती हवा के हर एक झोंके का लुत्फ उठाने लगी। रात और तड़के के समय समुद्र तट बेहद शांत, गहरा और रहस्यमय लगा है। चांद की रुपहली रोशनी पानी की लहरों पर ऐसे चमक रही थी मानो किसी ने समंदर पर हीरों की चादर बिछा दी। स्कूटी पार करते ही रुयान बच्चों की तरह चहकती हुई उतरी और समंदर की हवा का स्वागत करने के लिए दोनों बाहें फैलाकर किनारे की तरफ भागी। मैं चुपचाप कुछ दूरी पर खड़ा होकर चांदनी रात में उनकी उस बेहद खूबसूरत और कातिलाना आकृति को निहारता रहा। सच में यह जगह आज कितनी हसीन लग रही है। रुयान ने हैरान होकर चारों तरफ देखा। वाह, यह जगह कितनी खूबसूरत है। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और उस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए क्लिक कर। मैं दबे पांव उनके पीछे गया और पीछे से उन्हें अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। पता है रुयान, मैं बचपन से इसी शहर में पला बढ़ा हूँ, लेकिन आज से पहले मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि यह समंदर का किनारा इतना हसीन भी हो सकता है। किनारे से टकराती लहरों का एक अड़क वीडियो बनाने के बाद रुयान ने फोन को अपनी तरफ घुमाया, अपना सेल्फी कैमरा ऑन किया और अपने चेहरे की उस खिली हुई सच्ची खुशी को कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर गीली रेत पर पैदल चलने लगे। ठंडी ठंडी लहरें बार बार आकर हमारे नंगे पैरों को सहलाकर वापस लौट जाती। चलते चलते रुयान अचानक पुरानी यादों में खो गई। उन्हें याद आया कि जब वो छोटी थी तो उनके पिता अक्सर उन्हें इसी तरह अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते। उस जमाने में जब उनके पिता किसी जान पहचान वाले से मिलते तो गर्व से छाती ठोकर कहते, देखो यह मेरी बिटिया रानी है। उस वक्त नन्ही रुयान को दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। वो बस अपने पिता जियांशी के मजबूत कंधों पर बैठकर खेलने में मस्त रहती। लेकिन जब से उनके पिता का देहांत हुआ था, रुयान ने कभी किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी का सहारा या बोझ उठाने नहीं दिया था। वो अकेले ही सब सहती रही। अचानक चलते चलते रुयान के कदम थम गए। मैंने मुड़कर देखा। क्या हुआ जान? जान, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। रुयान ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए मासूमियत से कहा, हम वापस क्यों नहीं चलते? मैंने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ समझ ही ना आया हो। उफ, अब तो हम बहुत दूर आ गए हैं, अब वापस जाना तो नामुमकिन है। रुयान ने बच्चों की तरह अपने गाल फुला लिए। तो फिर क्या मैं तुम्हारे सिर पर बैठकर जाऊंगी? मैंने एक शैतानी और प्यार भरी मुस्कान दी, तुरंत पीछे मुड़ा और अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मेरी रानी, आपकी सवारी हाजिर है, ऊपर आ जाइए। रुयान एक छोटे से नटखट बच्चे की तरह 2 कदम पीछे हटी, थोड़ा सा दौड़ी और हल्के से छलांग लगाकर मेरी पीठ पर कूद गई। उन्होंने अपनी कोमल बाहों से मेरी गर्दन को कसकर जकड़ लिया। संभालो। मैंने तुरंत झटके से उनके लंबे और गोरे पैरों को नीचे से थाम लिया। चलो जान, हुक्म चलाओ। जी सरकार, मेरी प्यारी पत्नी, अब हम वापस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मैं मुड़कर वापस उसी रास्ते पर चलने लगा। रुयान घबराकर मेरे कपड़े खींचने लगी। अरे जान, तुम वापस उसी तरफ क्यों मुड़ रहे हो? मैंने तो अभी समंदर को ठीक से देखा भी नहीं था। मैंने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। क्यों? मेरी पत्नी ने ही तो अभी अभी कहा था कि उससे अब एक कदम भी और नहीं चला जाएगा। रुयान तुरंत समझ गई कि मैं जानबूझकर उन्हें तंग कर रहा हूँ। उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपना सिर नीचा किया और धीरे से मेरे कंधे पर अपनी बड़ी सी गड़ादी काट लिया। अरे अरे जान, गलती हो गई, माफ कर दो, अभी गाड़ी का गियर बदलता हूँ। मैंने तुरंत रास्ता सीधा कर लिया। थोड़ी देर बाद रुयान ने अपना गाल मेरे कंधे से टिकाते हुए बड़े ही संकोच से पूछा, जान, क्या मैं बहुत भारी हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम तो रुई का फाहा हो। मैंने सहजता से जवाब दिया। झूठे, मैंने कल ही अपना वजन नापा था, मेरा वजन पूरे 2 पाउंड बढ़ गया है। रुयान ने मुंह बनाकर शिकायत की। अरे बुद्धू, प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। और फिर तुम्हारे पेट में एक नहीं बल्कि 2 नन्हे मेहमान जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे पैदा होने के बाद भी मेरा वजन कम नहीं हुआ और मैं मोटी हो गई तो? रुयान ने उदास होकर पूछा। मैंने हंसते हुए उनके कान के पास कहा, तो क्या हुआ? अगर तुम मोटी हो जाओगी तो मैं भी इतना ठूस ठूस कर खाऊंगा कि हम दोनों एक जैसे गोल मटोल हो जाएंगे, फिर कोई किसी को ताना नहीं मार पाएगा। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, रुयान ने बिना कोई मौका दिए मेरे दाहिने गाल पर एक जोर का रसदार चुंबन किस दे दिया। ओहो रानी जी, ये चोरी छिपे किस क्यों किया गया? मैंने मुड़कर उनका चेहरा देखना चाहा, लेकिन वो मेरी पीठ के पीछे अपना चेहरा छुपाकर चकमा देती रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? रुयान शर्माते हुए बोली। क्या यह तुम्हें ट्रेन करने के लिए नहीं है? जब तुम्हें ढेर सारे किस मिलने की आदत हो जाएगी तभी तो तुम सुधरोगे। रुयान ने मेरे कंधे पर एक हल्का सा प्यार भरा घूंसा मारा। मैं उन्हें अपनी पीठ पर लादे हुए आगे बढ़ता रहा। रात की ठंडी समुद्री हवा और लहरों का शोर हमारी इस मोहब्बत का गवाह बन रहा था। पतिदेव, अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं, रुयान ने धीरे से कहा। मैंने बहुत ही सावधानी से उन्हें नीचे उतारा। जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाली थी, मैंने झटके से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर सीधे अपनी छाती से लगा लिया। रुयान की धड़कनें तेज हो गईं। वो मेरी आंखों में ताकने लगी।
जान तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी ने अभी अभी मुझे चूमा था, तो क्या अब पतिदेव का फर्ज नहीं बनता कि वो ब्याज समेत वापस लौटाए? रुयान के कुछ बोलने से पहले ही मैंने धीरे से उनकी ठुटी को ऊपर उठाया और बिना एक पल घंवाए उनके रसीले होठों को अपने होठों में भींच लिया। उस एक पल के लिए मानो पूरी दुनिया थम गई थी। उस पूरे ब्रह्मांड में हमारे और हमारी इस मोहब्बत के सिवा कोई तीसरा नहीं था। समंदर की लहरें और आसमान का चांद मिलकर हमारी इस अधूरी दास्तान को पूरा कर रहे थे। घर लौटने और बढ़िया से नहाने के बाद रुयान बिस्तर पर मेरी बाहों में आकर सिमट गए। समंदर के किनारे हुए उस पैशनेट किस को याद करके उनका चेहरा अभी भी टमाटर की तरह लाल हो रहा था। जान तुम्हें समंदर इतना क्यों पसंद है? मैंने उनके रेशमी बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। रुयान का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वो नजरें झुकाकर बोली, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझसे वादा किया था कि वे मुझे एक दिन बड़ा सा समंदर दिखाने ले जाएंगे। मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने बिना देर के उन्हें कसकर गले से लगा लिया। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, मुझे पुरानी बातें नहीं छेड़नी चाहिए थी। अरे नहीं जान, कोई बात नहीं, मैं तो अब बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट हूँ। रुयान ने ऊपर देखकर मेरी तरफ एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। वैसे क्यों ना हम अपनी शादी की फोटो शूट, प्री वेडिंग शूट इसी समंदर के किनारे करवाएं। पक्का डन, जो मेरी रानी कहे। अगली सुबह मैं बहुत ही चुपचाप दबे पांव बिस्तर से उठा और सीधे रसोई में घुस गया। जब से मुझे वो 5 स्टार शेफ वाला गॉड लेवल स्किल मिला था, मुझे सचमुच खाना पकाने से प्यार हो गया था। अपने हाथों से बने लाजवाब खाने को खाकर जब घर वालों के चेहरे पर वो सुकून वाली मुस्कान आती थी तो लगता था कि जिंदगी सफल हो गई। कुछ ही देर में रसोई से ऐसी खुशबू उठी कि पूरे घर में फैल गई। मैंने गर्मा गर्म सुगंधित झींगा दलिया, श्रिम्प पॉरेज, कद्दू के क्रिस्पी पैनकेक, पंपकिन पैनकेक्स और एकदम मखमली उबले हुए अंडे का कस्टर्ड बनाकर मेज पर सजा दिया। मेरे माता पिता तो पहले से ही सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए उस खुशबू का मजा ले रहे थे। मैं सिसी को जगाने उसके कमरे में गया। जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि वो छोटी चुड़ैल बिस्तर पर पूरे नवाबों की तरह तिरछी लेटी हुई थी। कंबल एक तरफ फर्श पर गिरा हुआ था, उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था और वो बड़े आराम से खर्रर खर्रर खर्राटे मार रही थी। ओए महारानी, उठने का समय हो गया, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने उसे धीरे से हिलाया। अरे यार भैया, सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई है, थोड़ा और सोने दोगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? सिसी ने अपना मुंह तकिए के नीचे दबा लिया और फिर से सोने की एक्टिंग करने लगी। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। जहां तक लियू रुयान की बात थी, मैं तो उन्हें पलकों पर बिठाकर रखता था। जब उनका मन करे तब खुद जागे, तब तक मैं अपने माता पिता के साथ नाश्ता निपटा सकता था। नाश्ते को इंसुलेटेड हॉट कैबिनेट में रखे हुए पूरा 1 घंटा बीत चुका था। तभी रुयान की आंखें खुली। दरअसल पेट में पल रहे बच्चों ने भूख के मारे लात मारना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी नींद से भरी सुंदर आंखों को मला, अनाड़ीपन से बिस्तर से उठी, धीरे धीरे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया और फिर आलस झाड़ती हुई सीधे डाइनिंग एरिया में आ गई। रुयान बेटा, तू जाग गई? भूख लगी होगी ना? माँ ने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और बड़े प्यार से कुर्सी पर बिठाया। सुप्रभात माँ, रुयान ने मुस्कुराकर विश किया। माँ ने गर्म बर्तन से नाश्ता निकाला और रुयान की प्लेट में सजा दिया। रुयान ने छोटे छोटे निवाले लेने शुरू किए, लेकिन 2 निवाले खाते ही उन्हें एहसास हुआ कि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ। माँ, झाओ हाओ कहाँ है? अरे वो मैंने ही उसे छत पर कपड़े सुखाने भेजा है। तभी दरवाजा खुला और मैं अंदर दाखिल हुआ। सीधे आकर रुयान के बगल में बैठा। मेरी रानी, जाग गई तुम? रुयान ने सिर हिलाकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। माँ ने चारों तरफ देखा और अचानक उन्हें याद आया, अरे तेरी वो सिसी कुंभकर्ण की औलाद अभी तक सो रही है। रुयान तू आराम से खा बेटा, मैं जाकर उस चुड़ैल को डंडे मार के उठाती हूँ। 10 मिनट बाद सिसी एकदम सड़ा हुआ, सूजा हुआ मुंह लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची। लेकिन भाई, जैसे ही मेरे हाथ के बने 5 स्टार झींगा दलिया का पहला चम्मच उसके मुंह में गया, उसकी सारी चिड़चिड़ाहट हवा हो गई और वो चटकारे लेकर ठूंसने लगी। मैंने घड़ी देखी और रुयान की तरफ मुड़कर कहा, जान नाश्ता तो हो गया, चलो आज एक्वेरियम, मछली घर, ओशन पार्क घूमने चलते हैं। रुयान की आंखें खुशी से चमक उठी। सच में? वाह, मैं तो आज तक कभी एक्वेरियम नहीं गई। मैंने पीछे मुड़कर सिसी से पूछा, ओए सिसी, तू चल रही है या घर पर ही सड़ेगी? मैं बिल्कुल नहीं जा रही, सिसी ने साफ मना कर दिया। मुझे पता है तुम दोनों वहाँ जाकर मुझे कितना डॉग फूड, रोमांस का टॉर्चर खिलाओगे। इससे अच्छा तो मैं घर पर रहकर सोऊंगी। अरे वाह, सुबह सुबह इतना ज्ञान। मैंने छुट्टी ली। रुयान ने सादे लेकिन बेहद खूबसूरत कपड़े पहने और हम दोनों बाहर निकलने लगे। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बटन दबाया, पीछे से एक जानी पहचानी हांफती हुई चीख सुनाई दी। रुको रुको, अरे ओ भैया रुक जाओ, मैं अभी बस में नहीं चढ़ी हूँ। सिसी हांफते हुए आई और सीधे कार की पिछली सीट पर धड़ाम से बैठ गई। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा। अबे ढोर, अभी तो तू कह रही थी कि तू नहीं जाएगी। अगर मैं घर पर रुकती ना भैया तो माँ मुझे जबरदस्ती किताबों के ढेर के सामने बिठा देती और होमवर्क करवाती। उससे तो 100 गुना बेहतर है कि मैं तुम दोनों का डॉग फूड ही खा लूं। सिसी ने मुंह फुलाकर अपनी बेबसी जताई। हम सब हंस पड़े। कुछ ही देर में हमारी कार एक्वेरियम की विशालकाय पार्किंग में जाकर रुक गई। कार से उतरते ही लियू, रुयान अविश्वास और हैरानी से सामने का नजारा देखती रह गई। सामने एक बेहद भव्य और आधुनिक इमारत थी, जिसकी विशाल डिजिटल दीवार पर एक विशालकाय नीली व्हेल मछली बिल्कुल असली जैसी हवा में तैरती हुई नजर आ रही थी। यह 3D टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक थी कि पहली ही नजर में इंसान को तगड़ा झटका दे दे। जैसे ही हमने एक्वेरियम के अंदर कदम रखा, ऐसा लगा मानो हम जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर किसी जादुई और स्वप्निल महल में आ गए हों। चारों तरफ विशाल शीशों के पीछे तैरते हुए रंग बिरंगे समुद्री जीव आपको एहसास कराते हैं कि आप पानी की गहराइयों में उतर चुके हैं। हम सबसे पहले समुद्री जीवन संग्रहालय पहुंचे। वहाँ तरह तरह की दुर्लभ मछलियां, चमकीले रंग बिरंगे मूंगे, कॉरल्स और सदियों पुराने विशाल और गरिमामय समुद्री कछुए मौजूद थे। सिसी तो अकेले ही बच्चों की तरह उछल कूद कर रही थी। वाह भैया, कितना शानदार
शानदार है ये, देखो देखो ये कछुआ कितना प्यारा है। रुयान ने भी उत्साह में आकर अपने सामने शीशे के ठीक पार तैरते हुए एक छोटे से कछुए की तरफ इशारा किया। जान देखो कितना क्यूट है ना ये। मैंने चुपचाप अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी पत्नी के चेहरे की उस खूबसूरत और सच्ची खुशी को चुपके से वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हुए हम जेलीफिश एग्जीबिशन जेलीफिश गैलरी में पहुंचे। वहाँ खास तरह की रंग बिरंगी लाइटों के नीचे पारदर्शी जेलीफिश तैर रही थीं। वे अंधेरे में ऐसी रहस्यमयी चमक बिखेर रही थीं, मानो पानी के अंदर तैरती हुई कोई दिव्य आत्माएं हों। उनकी धीमी, फुर्तीली और मनमोहक हरकतें पूरे माहौल में एक अजीब सी शायरी और रोमांस घोल रही थीं। जान, ये जेलीफिश कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना। रुयान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने तुरंत मौका देकर कहा, मेरी रानी चलो इस खूबसूरत पल को हमेशा के लिए याद रखने के लिए यहाँ एक कड़क फोटो खींचते हैं। मैंने थोड़ी दूर खड़ी सिसी को आवाज लगाई, ओए सिसी इधर आ, जरा अपने भाई और भाभी की एक अच्छी सी फोटो खींच। मुझे तो पहले से पता था कि मेरा इस्तेमाल सिर्फ फोटोग्राफर की तरह ही किया जाएगा। सिसी ने मुंह फुलाया, लेकिन फिर भी उसने बड़ी ईमानदारी से हमारे 2-3 कड़क पोज क्लिक किए। रुयान ने देखा कि सिसी का मूड थोड़ा ऑफ हो रहा है, तो उन्होंने बड़े प्यार से उससे पूछा, सिसी बेटा क्या तुम भी हमारे साथ एक फोटो खिंचवाओगी? हाँ बिल्कुल भाभी। सिसी तो झटके से अपनी चमकदार मुस्कान के साथ दौड़कर हमारे पास आ गई। मैंने पास से गुजर रहे एक राहगीर को रोका, भाई साहब नमस्कार, क्या आप हम तीनों की एक फोटो ले देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, लाइए फोन दीजिए। थैंक यू भाई। ओके रेडी, स्माइल। कैमरे का फ्लैश चमका और उस फोटो में हम तीनों के चेहरों पर बेइंतहा खुशी और संतुष्टि साफ छप गई। हम एक्वेरियम के सबसे मुख्य आकर्षण अंडर वाटर टनल, पानी के अंदर बनी शीशे की सुरंग में पहुंचे। हमारे ऊपर हल्की नीली रोशनी पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो हम सचमुच समंदर के सीने को चीरकर तैर रहे हों। मैंने रुयान का कोमल हाथ अपनी उंगलियों में कसकर थाम रखा था और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सिसी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। तभी अचानक ठीक हमारे सिर के ऊपर से एक विशाल गाय भयानक शार्क मछली दहाड़ती हुई गुजरी। रुयान इतनी बुरी तरह डर गई कि उन्होंने झटके से मेरा हाथ दोनों हाथों से भींच लिया और मेरी छाती से चिपक गई। आह जान, यह शार्क इतनी पास है, यह दूसरी छोटी मछलियों को खा क्यों नहीं जाती? मैंने उन्हें अपनी बाहों में संभालते हुए समझाया। अरे बुधू, यहाँ की शार्क कृत्रिम माहौल आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में पली बड़ी है। इन्हें टाइम पर भरपेट खाना मिलता है, इसलिए इनका पेट हमेशा भरा रहता है। जब भूख ही नहीं लगेगी तो ये शिकार क्यों करेंगी? रुयान ने थोड़ा संभल कर कहा, चलो अब आगे शार्क टैंक देखने चलते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, क्यों अभी तो डर रही थी, अब डर नहीं लग रहा? इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं तो बस वैसे ही। रुयान ने फर्जी निडरता का दिखावा किया। जैसे ही हमने मुख्य शार्क एक्वेरियम में कदम रखा, सामने एक विशाल गाय कई मंजिल ऊंची शीशे की स्क्रीन थी, जिसके पीछे दर्जनों अलग अलग प्रजातियों की खूंखार और विशाल शार्क तैरती हुई दिखाई दे रही थी। नजारा वाकई अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शार्क टैंक के अंदर का नजारा वाकई में हिला देने वाला था। शीशे के ठीक पार भयंकर और खूंखार दिखने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क, थोड़ी छोटी लेमन शार्क, एकदम शांत पड़ी रहने वाली नर्स शार्क और फुर्तीली ग्रे ब्लू शार्क तैर रही थी। रुयान पहली बार इन विशाल गाय और डरावने जीवों को इतने करीब से अपनी आंखों से देख रही थी। हालांकि उन्होंने बड़ी शेखी बघाड़ते हुए कहा था कि उन्हें रति भर भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन हकीकत तो यह थी कि डर के मारे उन्होंने मेरी बाह को दोनों हाथों से ऐसे कसकर जकड़ रखा था जैसे कोई इंसान डूबते हुए तिनके को पकड़ता है। मैं उनकी इस घबराहट और शरीर के तनाव को साफ महसूस कर सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो जान अब काफी देख लिया, यहाँ से बाहर चलते हैं। लियू रुयान ने एक शरीफ बच्ची की तरह धीरे से सिर हिलाया। एक्वेरियम की इस सैर सपाटे से बाहर निकलने के बाद हम अपनी कार चलाकर वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में सड़क किनारे एक चमचमाता हुआ BMW 4S का शोरूम दिखाई दिया। रुयान ने जैसे ही शोरूम का बोर्ड देखा, वे अचानक चिल्ला उठी, जान 1 मिनट गाड़ी रोको। मैंने बिना देर किए झटके से ब्रेक मारा और कार को साइड में पार्क कर दिया। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या बात हो गई जान, सब ठीक तो है ना? रुयान ने शोरूम की तरफ उंगली उठाई और बोली, चलो जरा इस BMW के शोरूम के अंदर चलकर देखते हैं। मैंने आंखों में हैरानी भरकर पूछा, क्यों मेरी रानी, क्या तुम अपने लिए कोई नई कार खरीदना चाहती हो? रुयान ने मासूमियत से सिर हिलाया, नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, मैं तो अपने ससुर जी पिताजी के लिए गाड़ी देखना चाहती हूँ। क्या तुमने ही मुझे नहीं बताया था कि उन्हें BMW कार सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है? उनकी यह बात सुनते ही मेरा दिल खुशी से गदगद हो गया। आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी नजर पापा की उस पुरानी खटारा BMW पर पड़ी थी, जिसे वे पिछले 10 सालों से घसीट रहे थे। अब जब सिस्टम की कृपा से मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो परिवार के लिए एक कड़क ब्रांड न्यू कार लेने का समय आ गया था। तभी पीछे बैठी सिसी ने अपनी लालची और उम्मीद भरी आंखें मटकाते हुए पूछा, अरे भैया क्या तुम मुझे भी एक कड़क कार खरीद कर दे सकते हो? मैंने तुरंत उसका सपना चकनाचूर करते हुए कहा, दिन में सपने देखना बंद कर ढोर, पहले स्कूल पास कर, लाइसेंस बनवा, फिर सोचना। जैसे ही हमने 4S शोरूम में कदम रखा, बिजनेस सूट और काली स्टॉकिंग्स पहने एक टिप टॉप सेल्स गर्ल मुस्कुराती हुई आगे आई। वेलकम सर, BMW शोरूम में आपका स्वागत है। क्या आप आज नई कार खरीदने के इरादे से आए हैं? मैंने कॉलर सीधा किया। जी हाँ, जरा BMW के अच्छे मॉडल्स दिखाइए। सेल्स गर्ल ने मुआयना करते हुए पूछा, सर आपका अंदाज से बजट कितना तक का रहेगा? मैंने तुरंत रुयान की तरफ रुक किया। मेरी रानी, तुम्हारे हिसाब से पापा की कार का क्या बजट सही रहेगा? रुयान ने नजरें झुकाकर फुसफुसाते हुए कहा, यह सब आप तय कीजिए, मुझे गाड़ियों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। फिर उन्होंने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, लगभग 10 लाख से 15 लाख के बीच सही रहेगा। अपनी धर्मपत्नी की हरी झंडी मिलते ही मैंने बिना किसी झिझक के सेल्स गर्ल से कहा, बजट लगभग 10 से 15 लाख यानी करोड़पति वाले हाई एंड वेरिएंट के आसपास रखिए। ये सुनते ही सेल्स गर्ल और सिसी दोनों का ढिबरी टाइट
टाइट हो गई और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सेल्स गर्ल बेचारी तो सोच रही थी कि हम जैसे कल के लौंडे कोई सबसे सस्ती वाली सीरीज देखने आए होंगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बंदा सीधे करोड़ों की बात से शुरुआत करेगा। सिसी भी आंखें फाड़कर अपने बड़े भाई को ऐसे देख रही थी जैसे सोच रही हो कि इस मेरे खूसट भाई ने आखिर इतने नोट कब छाप लिए। सेल्स गर्ल ने तुरंत अपने सुर बदले और बड़े अदब से बोली, सर इस बजट में तो हमारे पास सबसे बेहतरीन गाड़ियां हैं, आप इस तरफ आइए। वह हमें BMW 8 सीरीज की एक ऐसी चमचमाती कार के पास ले गई जिसका बाहरी लुक एकदम कातिलाना, स्पोर्टी और मॉडर्न था और अंदर का इंटीरियर तो भाई साहब 5 स्टार होटल को फेल कर रहा था। गाड़ी का स्पोर्टी और लग्जरी कॉम्बिनेशन देखकर मेरा मन ललचा गया। मैंने उस शानदार सेडान का बड़े ध्यान से जायजा लिया, ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टीयरिंग थामा और खुद उसे फील किया। दिल एकदम खुश हो गया। मैंने मन ही मन कहा, लाओ पापा को यह गाड़ी देखते ही प्यार हो जाएगा। ये 8 सीरीज का सबसे कड़क मॉडल है। लेकिन सेल्स गर्ल ने तुरंत रोका, सर अगर आपको इस 8 सीरीज का एकदम टॉप ऑफ द लाइन मॉडल चाहिए तो कृपया मेरे साथ केबिन में चलिए। वह हमें BMW 840i मॉडल के पास ले गई जो 8 सीरीज की सबसे राजा गाड़ी थी। मैं कार के अंदर बैठा और उसकी लग्जरी गद्देदार सीटों के आराम में खो गया। सेल्स गर्ल से पूरी डिटेल सुनने के बाद मैंने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, बस फाइनल करो, यही गाड़ी लॉक की जाए। सेल्स गर्ल की तो बांछें खिल गईं। आपकी पसंद के लिए धन्यवाद सर। फिर उसने थोड़ा झंझकते हुए कहा, लेकिन सर यह टॉप मॉडल स्टोर में केवल एक ही पीस है और इसकी डिलीवरी की औपचारिकताएं पूरी होने में 3 दिन का समय लगेगा। मैंने एग्रीमेंट का पेपर अच्छे से चेक किया। जब सब सही लगा तो तुरंत डाउन पेमेंट ठोक दी और अपनी कार में वापस आ बैठा। कार में बैठते ही रुयान ने मुड़कर सिसी से बड़े प्यार से पूछा, वैसे सिसी तुम्हें इनमें से कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई? सिसी ने एक बड़ी ही शैतानी और कमीनी मुस्कान चिपकाते हुए कहा, अरे अभी नहीं भाभी जी। सिसी बेचारी पहले सोच रही थी कि उसका भाई उसे ज्यादा से ज्यादा 2-4 लाख की कोई खटारा गाड़ी दिलाएगा, लेकिन आज जब उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई तो अंधा अमीर हो चुका है तो अब वो दिमाग में खिचड़ी पका रही थी कि भाई की जेब पर बड़ा वाला डाका कैसे डाला जाए। जैसे ही हम घर पहुंचे मैंने दरवाजे पर कदम रखते ही जोर से आवाज लगाई, हम वापस आ गए। तभी रसोई से माँ बाहर निकल कर आई, अरे आ गए तुम लोग, कैसा लगा एक्वेरियम? रुयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया और मजेदार था माँ। माँ ने प्यार से कहा, चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ये सुनते ही मेरे और सिसी के तोते उड़ गए। हम दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखी क्योंकि इसका मतलब था कि आज दोपहर का खाना खुद माताजी ने पकाया था और माँ के कुकिंग टैलेंट से हम बखूबी वाकिफ थे। दाल में कुछ काला लगा तो मैं और सिसी दबे पांव बिल्ली की तरह रसोई में घुसे। अंदर का नजारा देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा बड़े प्यार से माँ को खाना बनाना सिखा रहे थे। असलियत तो यह थी कि अपनी नई नवेली बहू को अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए झाओ कि माँ ने खास तौर पर अपने पतिदेव से कुकिंग की स्पेशल ट्यूशन ली थी। देखते ही देखते डाइनिंग टेबल पर 4 कड़क व्यंजन और गर्मा गर्म सूप सज गए। मैंने डरते डरते पसलियों रिब्स का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। खाते ही मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। माँ ने बड़े अकड़ में अपनी भौहें मटकाईं और विजयी अंदाज में पूछा, बोल बेटा कैसा बना है? अब मत कहना कि तेरी माँ को खाना बनाना नहीं आता। फिर उन्होंने सुअर की पसली का एक कड़क टुकड़ा उठाकर रुयान की कटोरी में रख दिया। रुयान ने पहला निवाला खाया और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। माँ यह बहुत स्वादिष्ट है। सिसी भी बीफ चबाते हुए बोली, माँ अब से घर में हमेशा ऐसा ही खाना बनना चाहिए। माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ मेरी बच्ची, अब से रोज तेरी पसंद का ही खाना बनेगा। दोपहर का भरपेट खाना खाने के बाद पूरा परिवार अपने अपने कमरों में बोरिया बिस्तर पैक करने में जुट गया क्योंकि दोपहर में हमें अपने गांव वाले घर जाकर दादा दादी से जो मिलना था। कमरे में रुयान बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उन्हें नींद का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और पूछा, क्या बात है मेरी रानी, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? रुयान ने अपना छोटा सा सिर मेरी छाती में छुपा लिया और एक मीठी सी घबराई हुई आह भरी। मैंने उनके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन किस जरा और समझाया, अरे पगली इतना मत डर, दादा दादी बहुत ही सुलझे और प्यारे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात तुम उन्हें उनके कुल का दीपक पोटा पोती देने वाली हो। वो तो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तड़प रहे हैं। रुयान ने अपनी मासूम चिंता भरी आंखें ऊपर उठाई और झिझकते हुए पूछा, जान क्या तुम्हारे दादाजी पोती लड़की के मुकाबले पोते लड़के को ज्यादा पसंद करते हैं क्या? अगर मैंने 2 बेटियों को जन्म दे दिया तो क्या तुम्हारे दादाजी दुखी होकर मुझे सिर्फ कुछ अंडे और दूध देकर टरका देंगे? मैं जोर से हंस पड़ा। अरे बिल्कुल नहीं मेरी जान, उन्हें बच्चों से बेइंतहा प्यार है। तुम सिसी को ही देख लो, दादी उसे कितना पलकों पर बिठा कर रखती है और वैसे भी जब पेट में 2-2 जुड़वा बचे हैं तो इसमें डरने की क्या बात है? मेरी यह बात सुनते ही रुयान खिलखिलाकर हंस पड़ी और उनकी आधी घबराहट हवा हो गई। वैसे भी बच्चा लड़का होगा या लड़की ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेरी बाहों की गर्माहट और सुकून में रुयान को जल्द ही मीठी नींद आ गई। दोपहर के करीब 1 बजे का समय हो रहा था या दोपहर 12:50 पर रुयान ने एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की सूती ड्रेस पहनी। उस ड्रेस की बोटाई नेकलाइन उनके सादगी भरे समर लुक में कयामत डा रही थी। मैं तो उन्हें बिना पलक झकाए ऐसे ताकता रह गया जैसे कोई पहली बार परी देख रहा हो। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कड़क। रुयान मेरी यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरी तंद्रा टूटी। जब हम कमरे से बाहर निकले तो पापा, माँ और सिसी पहले से ही दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहे थे। कम्युनिटी की पार्किंग में पहुंचते ही पापा ने अपनी पुरानी बेचारी BMW का दरवाजा खोला और सिसी से पूछा, सिसी बेटी तू किसकी गाड़ी में बैठेगी? सिसी ने तुरंत जवाब दिया, ऑफिशियली मैं तो अपने अमीर भाई की VIP कार में ही सवारी करूंगी। सिसी फुर्ती से हमारी Xiaomi Mi
MIS-7 की पिछली सीट पर जा बैठी, जिसमें एयर सस्पेंशन का कमाल का फीचर था। पापा ने अपनी पुरानी खटारा गाड़ी को देखा और मन ही मन एक ठंडी आह भरी कि अब तो सचमुच नई कार उठाने का समय आ गया है। यूनाई शहर के हाईवे पर हमारी Xiaomi MIS-7 पापा की कार के ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही हाईवे का खुला रास्ता आया, मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और हवा से बातें करते हुए पापा की कार को ओवरटेक करके बहुत आगे निकल गया। पापा की गाड़ी तुरंत पीछे छूट गई। पीछे देखकर माँ गुस्से में तिलमिला गई। अरे नालायक, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है, मरवाएगा क्या? पापा ने मुस्कुराते हुए सफाई दी। अरे भाग्यवान, बात यह नहीं है कि हमारा बेटा तेज चला रहा है, असलियत यह है कि हमारी यह खटारा गाड़ी बहुत धीमी चल रही है। चलो जल्द ही टाइम निकालकर एक नई कड़क गाड़ी ले ही लेते हैं। माँ मन ही मन सोचने लगी कि उन्होंने तो बेटे की शादी के लिए पाई पाई जोड़ी थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनका यह शहजादा अपने दम पर अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन चुका है। 1.5 घंटे के लंबे सफर के बाद दोपहर 1:31 बजे मैं यूनोशान टाउन के हाईवे एग्जिट पर सबसे पहले पहुंच गया और किनारे गाड़ी लगाकर पूरे 15 मिनट तक पापा की कछुआ चाल वाली कार का इंतजार करता रहा। जब पापा की कार आई तो दोनों गाड़ियां एक के बाद एक पहाड़ों के बीच बने एक बेहद शांत और आलीशान विला के गेट में दाखिल हुई। दादा दादी पहले से ही दरवाजे पर नजरें बिछाए हमारा इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही सिसी सबसे पहले कूदकर बाहर निकली। दादा दादी ने उसे गले लगाया और लाड प्यार से पूछा, अरे मेरी प्यारी पोती, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है स्कूल में? सिसी ने बतीसी दिखाते हुए कहा, एकदम कड़क दादी। इतने में मम्मी पापा भी कार से बाहर आ गए। दादी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई और उत्सुकता से पूछा, अरे मेरी बड़ी पोत बहू कहाँ है? मैंने अपनी Xiaomi कार के शीशे से अंदर झांक कर देखा तो रुयान तो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने धीरे से उन्हें हिलाया, रुयान जान उठो, हमारा घर आ गया। रुयान ने अपनी नींद से भरी आंखें मली और कार से बाहर कदम रखा। सामने का नजारा देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। पहाड़ों की वादियों में एक शानदार 5 मंजिला आलीशान विला खड़ा था। चारों तरफ गहरे हरे रंग की मखमली घास बिछी हुई थी और पहाड़ों से उठते सफेद बादल उस विला को किसी स्वर की अप्सरा जैसा रूप दे रहे थे। रुयान अभी भी उस नजारे को देखकर हकी बकी खड़ी थी कि मैं उनका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। दादा दादी तुरंत लपककर हमारे पास आए। दादाजी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ठाका मारकर हंसे, वाह हाउ एयर, लगता है हाल ही में तेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है और यह पका हमारी पोत बहू के हाथों के जादू का कमाल है। दादी भी मुस्कुरा रही थी। दादाजी के सिर पर बर्फ जैसे सफेद बाल थे और उम्र की वजह से शरीर थोड़ा झुका हुआ था, फिर भी उनकी आंखों में वही पुरानी कड़क चमक और रोब था। दादी का चेहरा ममता से भरा हुआ था और उनकी आवाज वसंत की मीठी हवा जैसी कोमल थी। रुयान ने झुककर बड़े अदब से प्रणाम किया। नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी, मैं लियू रुयान हूँ। दादी की आंखें खुशी से छलक उठी। कितनी प्यारी और सुंदर पोत बहू है मेरी। दादाजी ने भी सहमति में सिर हिलाया। फिर मैंने और रुयान ने कार की डिग्गी से 2 प्रीमियम हेल्थ केयर गिफ्ट बॉक्स निकाले और दादा दादी को भेंट किए। दादी ने प्यार से झिड़का, अरे अपने ही घर आए हो, ये सब तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? दादी रुयान का हाथ पकड़कर विला के अंदर ले गई। अंदर का इंटीरियर तो और भी ज्यादा शाही था। कीमती महोगनी लकड़ी, महोगनी का नकाशीदार फर्नीचर हर कोने से माली की रईसी और पसंद की गवाही दे रहा था। सब लोग बड़े से हॉल में बैठ गए। दादी ने रुयान के हाथ को सहलाते हुए कहा, बेटा यह तुम्हारा अपना घर है, बिल्कुल मत शर्माओ। रुयान ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि उन्हें इतनी इज्जत देकर बहुत खुशी हो रही है, पर थोड़ा संकोच भी हो रहा है। तभी दादी की नजर रुयान के पेट पर पड़ी और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बेटा अभी कौन सा हफ्ता चल रहा है? रुयान ने शर्माते हुए नजरें झुकाई, 14वां हफ्ता, 14 वीक्स। दादी ने चिंतित होकर पूछा, पेट में बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक और तंदुरुस्त है ना? मैंने तुरंत रुयान का हाथ थाम कर कहा, अरे दादी बच्चे एकदम चकाचक हैं और डॉक्टर ने कहा है कि एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे, ट्विंस होने वाले हैं। क्या जुड़वा बच्चे? दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे नालायक, हम बूढ़ों से मजाक मत कर, मैंने हंसते हुए कहा। मजाक नहीं कर रहा दादी, यह देखो, यह रही हॉस्पिटल की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। दादी घबरा गईं। अरे ओ बुढ़े, जल्दी आ और अपना चश्मा लेकर आ, देख तो यहाँ क्या लिखा है। दादाजी भागते हुए कमरे से 2 जोड़े चश्मे ले आए। दोनों बुजुर्गों ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और रिपोर्ट पर लिखे उस ट्विंस जुड़वा शब्द को ऐसे देखा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। रिपोर्ट देखते ही दादी की आंखों में खुशी